नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो है टॉपिक जो है चैप्टर नंबर हम लोग 30 पढ़ रहे थे, तो चैप्टर नंबर 30 का आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो अध्याय 30 का मुगलों के अधीन आर्थिक तथा सामाजिक जीवन का आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे जमींदार और ग्रामीण उच्च वर्ग से। तो जमींदार और ग्रामीण उच्च वर्ग कैसा था उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अबुल फजल और अन्य समकालीन लेखकों की कृतियों से यह स्पष्ट है कि भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व भारत में दीर्घकाल से प्रचलित था। भूमि का स्वामित्वाधिकार मुख्य रूप से उत्तराधिकार पर निर्भर रहता था। तो भूमि का स्वामित्वाधिकार मुख्य रूप से उत्तराधिकार पर निर्भर रहता था। परंपरा यह भी थी कि जो भी किसी पड़ी जमीन में सबसे पहले खेती शुरू करता था वह उस जमीन का मालिक माना जाता था। मध्यकाल में खेती के लिए अत्यधिक पड़ती भूमि उपलब्ध थी। तो मध्यकाल में खेती के लिए अत्यधिक पड़ती भूमि उपलब्ध थी। किसी गांव की पड़ती भूमि को आबाद कर उस भूमि का मालिक बन जाना कठिन काम नहीं था। तो किसी गांव की पड़ती भूमि को आबाद कर उस भूमि का मालिक बन जाना कठिन काम नहीं था मध्यकाल में। वे जिस भूमि को जोतते थे उसके तो वे स्वामी होते ही थे, तथा साथ ही एक बहुत बड़ा तबका ऐसे जमींदारों का भी होता था जिन्हें अनेक गांव से भू राजस्व की वसूली करने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। या उस जमींदार का तालुका या जमींदारी कहलाता था। ठीक है, तो जहाँ से भू राजस्व वसूल करते थे जमींदार, तो उस जमींदार का जो है जो आपका जमीन था तो वहाँ जो तालुका या जमींदारी कहलाता था। ठीक है, तो जमींदार अपनी जमींदारी का स्वतः अधिकारी नहीं होता था। तो जमींदार अपनी जमींदारी का स्वतः अधिकारी नहीं होता था। जमींदार व किसानों के भूमि पर अपने अपने अलग अलग तरह के अधिकार होते थे। तो वे जिस भूमि को जोतते थे, ठीक है, आपके जो भी लोग हैं तो उसके स्वामी होते थे, तथा साथ ही एक बहुत बड़ा तबका ऐसे जमींदारों का भी होता था जिन्हें अनेक गांव से भू राजस्व की वसूली करने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। यह उस अधिकार का तालुका या जमींदारी कहलाता था। और जमींदार अपनी जमींदारी का स्वतः अधिकारी नहीं होता था। जमींदारों व किसानों के भूमि पर अपने अपने अलग अलग तरह के अधिकार होते थे। जमींदारों के ऊपर राजा होते थे जिनका प्रभुत्व कभी छोटे तो कभी बड़े क्षेत्रों पर होता था, जिन्हें अलग अलग सीमाओं तक आंतरिक स्वशासनाधिकार प्राप्त होता था। तो जमींदारों के ऊपर राजा होता था जिनका प्रभुत्व कभी छोटे तो कभी बड़े क्षेत्रों पर होता था, जिन्हें अलग अलग सीमाओं तक आंतरिक स्वशासनाधिकार प्राप्त हो रहता था। जमींदारों की अपनी सशस्त्र सेनाएं होती थी। तो जमींदारों की अपनी सशस्त्र सेनाएं होती थी। वे गढ़ियों अर्थात छोटे किलों में रहते थे जो उनके प्रभाव का प्रतीक होता था। ठीक है, तो जमींदारों की अपनी सशस्त्र सेनाएं होती थी तथा वे गढ़ियों अर्थात छोटे किलों में रहते थे जो उनके प्रभाव का प्रतीक होता था। ठीक है, आइन ए अकबरी के अनुसार अकबर के शासन काल में अनेक जो है उनके पास 3,84,558 सवार, 42,77,57 पैदल सैनिक और 1,863 हाथी और 4,260 तोपें थी। तो आइन अकबरी के अनुसार अकबर के शासन काल में उनके पास 3,84,558 सवार, 42,77,57 पैदल सैनिक और 1,863 हाथी और 4,260 तोपें थी। इन सब के बावजूद जमींदार देश भर में बिखरे हुए थे तथा वे इतनी विशाल सेना कभी भी और कहीं भी एक साथ मैदान में नहीं उतार सकते थे। तो इन सब के बावजूद जमींदार देश भर में बिखरे हुए थे तथा वे इतनी विशाल सेना कभी भी और कहीं भी एक साथ मैदान में नहीं उतार सकते थे। जाति, कुल या कबीले के आधार पर जमींदार अपनी जमींदारियों में बसे किसानों से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते थे। तो जाति, कुल या कबीले के आधार पर जमींदार अपनी जमींदारियों में बसे किसानों से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते थे। जमींदारों की संख्या बहुत बड़ी थी। उनका वर्ग काफी शक्तिशाली था और वे अलग अलग नामों से पूरे देश में फैले हुए थे। देशमुख, पाटिल और नायक आदि अन्य उनके ऐसे ही स्थानीय नाम थे। तो जमींदारों की संख्या बहुत बड़ी थी और उनका वर्ग काफी शक्तिशाली था। वे अलग अलग नामों से पूरे देश में फैले हुए थे। देशमुख, पाटिल, नायक आदि उनके ऐसे ही स्थानीय नाम थे।
सरदारों की तुलना में कमोबेश किसानों का जीवन स्तर बहुत कुछ छोटे राज्यों या सरदारों के समान हो सकता था। तो सरदारों की तुलना में कमोबेश किसानों का जीवन स्तर बहुत कुछ छोटे राज्यों या सरदारों के समान हो सकता था। अधिकतर जमींदार गांव में रहते थे तथा उन्हें एक प्रकार के शिथिल ढंग के स्थानीय भद्रजनों का वर्ग कह सकते थे। तो अधिकतर जमींदार गांव में रहते थे और उन्हें एक प्रकार के शिथिल ढंग के स्थानीय भद्रजनों का वर्ग कह सकते थे। अब हम मध्य वर्ग के बारे में पढ़ना। तो फ्रांसीसी यात्री बर्नियर का कहना है कि भारत में कोई मध्य वर्ग नहीं था। मध्य वर्ग का मतलब व्यापारी और दुकानदार था। भारत में धनाढ़ व्यापारियों और वणिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग था, जिनमें से कुछ तो उस समय के विश्व के सबसे समृद्ध व्यापारियों में से थे और इन व्यापारियों के अपने खास अधिकार थे, जिनका आधार परंपरा और जान माल की सुरक्षा करना था, लेकिन उन्हें किसी शहर का प्रशासन संभालने का अधिकार नहीं था। इस वर्ग में छोटे मनसबदार, छोटे दुकानदार और कुछ थोड़े से उस्ताद कारीगर शामिल थे। इनके अतिरिक्त इस वर्ग में पेशेवर लोग जैसे हकीम, संगीतज्ञ, कलाकार, इतिहासकार, विद्वान, काजी, मुल्ला, मौलवी और स्थित व उदीयमान मुगल प्रशासन को चलाने के लिए बड़ी तादाद में कलम लिखने वाले लोग भी शामिल थे। छोटे अमलों को नगद वेतन दिया जाता था, जिसमें वे रिश्वत दस्तूरी से थोड़ी बहुत इजाफा कर लेते थे। विद्वानों, उलेमाओं आदि अन्य बहुत से पेशेवर लोगों को थोड़ी बहुत भूमि भी दान में दी जाती थी और ऐसी भूमि को मुगल शब्दावली में मदद-ए-मास और राजस्थान में शासन कहा जाता था। तो विद्वानों, उलेमाओं आदि अन्य बहुत से पेशेवर लोगों को थोड़ी बहुत भूमि दान भी दी जाती थी और ऐसी भूमि को मुगल शब्दावली में मदद-ए-मास और राजस्थान में शासन कहा जाता था। मुगल सम्राटों के अतिरिक्त छोटे शासक, जमींदार और यहाँ तक कि सरदार भी ऐसे दान दिया करते थे। ये लोग अक्सर ग्रामीण उच्च वर्ग के वर्ग का अंग बन जाते थे तथा शहरों और गांवों के बीच की कड़ी का कार्य करते थे। लेखक, इतिहासकार और उलेमा हमेशा इसी वर्ग के लोग होते थे। मध्यम कोटि के व्यापारियों में बालासोर, खेमचंद एवं हुगली के मथुरादास प्रमुख थे। तो मध्यम कोटि के व्यापारियों में बालासोर, खेमचंद एवं हुगली के मथुरादास प्रमुख थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कार्य करते थे। ठीक है। तो इस प्रकार हम आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।